चलिए, हिस्ट्री की क्लास को हम शुरू किए हुए थे, जहाँ तक हम पढ़ा चुके थे आपको, उससे आगे हम आपको इस वीडियो में पढ़ा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा कि क्या है आज। देखिए, आपको ऋग्वेद हमने पढ़ा चुका, अथर्ववेद पढ़ा चुका, यजुर्वेद, सामवेद, सब कुछ हमने आपको पढ़ाया है। और अब अंतिम में ये पुरातत्व संबंधी जो साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी है हमारे इतिहास में, वो आप जान लीजिए, ताकि जो आने वाले प्रश्न होंगे उसको हम अच्छे तरीके से हल कर पाएंगे और सही हल कर पाएंगे। चलिए, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, अगर आपको पूछा जाए कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह यानी फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी का फादर कौन है, पिता कौन है, तो भाई कौन है, ये है सर अलेक्जेंडर कनिंघम। सर अलेक्जेंडर कनिंघम कौन है, भारतीय पुरातत्व शास्त्र के पितामह हैं। इंग्लिश में पूछा जाए तो फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, याद रहेगा। यानी सर अलेक्जेंडर कनिंघम जी को भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख, 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख, उस अभिलेख का नाम है बोगाजकोई। क्या नाम है, बोगाजकोई, और उसको एशिया माइनर के नाम से भी जाना जाता है। इसी से, इस बोगाजकोई अभिलेख से जो हमारे कुछ वैदिक देवता हैं, कौन कौन, मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य, नासत्य को अश्विनी कुमार भी कहा जाता है, तो इन सारे देवताओं का उल्लेख या आपको कहाँ मिलेगा, बोगाजकोई में मिलेगा। बोगाजकोई अभिलेख कब, 1400 ईस्वी पूर्व में। और कौन कौन से देवता का उल्लेख मिलता है, वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य यानी अश्विनी कुमार का उल्लेख मिलता है। आगे आइए, जो हमारा मध्य भारत था, मध्य भारत में भागवत धर्म, अभी भी हम लोग श्री कृष्ण की कथा सुनते हैं, भागवत धर्म, ये जो भागवत धर्म है श्री कृष्ण की कथा पर आधारित है। भागवत धर्म विकसित होने का जो प्रमाण है वो कहाँ से मिलता है, किस अभिलेख से मिलता है, तो गरुड़ स्तंभ लेख से मिलता है। किससे मिलता है, गरुड़ स्तंभ लेख। ये जो गरुड़ स्तंभ लेख था, इससे जो हमको भागवत धर्म की जानकारी मिलती है वो कहाँ से है भैया, यवन राजदूत होलियोडोरस, यवन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर विदिशा, वेशनगर विदिशा में ये गरुड़ स्तंभ लेख मिला था, और वहाँ से हमारे ये भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण मिलता है। ये मध्य भारत के इतिहास में ये लिखा गया है, ध्यान देंगे आप। चलिए, सबसे पहले अगर भारतवर्ष, हमारे भारत का जो नाम है, जो उल्लेख है भारतवर्ष का, उसका उल्लेख सर्वप्रथम किस अभिलेख में है, सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। हाथी गुम्फा अभिलेख, सवाल पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जो उल्लेख है वो किस अभिलेख में है, वो है आपके हाथी गुम्फा अभिलेख में, ध्यान देंगे। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी, सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी जो देने वाला अभिलेख है वो कौन सा अभिलेख है, सहोगोरा अभिलेख। सवाल पूछेगा कि सहोगोरा अभिलेख किसकी जानकारी देता है, दुर्भिक्ष की जानकारी देता है, और दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला जो अभिलेख है उस अभिलेख का क्या नाम है, सहोगोरा अभिलेख। चलिए, सहोगोरा अभिलेख में एक चीज़ और है, सहोगोरा अभिलेख में संकट के समय, जब कोई संकट आता है तो संकट के समय किसके लिए, खाद्यान्न को सुरक्षित रखने के लिए जो नियम होते थे, जहाँ कहाँ रखा जाना चाहिए, कैसे रखा जाना चाहिए, उसका भी वर्णन आपको सहोगोरा अभिलेख में मिल जाएगा। सर्वप्रथम भारत पर होने वाला जो हून आक्रमण है, हून आक्रमण, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, वो मिलती है भीतरी स्तंभ लेख से। कहाँ से मिलती है, भीतरी स्तंभ लेख से। सबसे पहले हून आक्रमण की जानकारी, यानी भारत पर जो हून आक्रमण हुआ था उसकी जानकारी हमें भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। तो सती प्रथा का पहला लिखित जो साक्ष्य है वो किस अभिलेख से मिलता है, आपका एरन अभिलेख से मिलता है, और उसके जो शासक थे वो कौन थे, भानुगुप्त थे। मतलब सती प्रथा का जो लिखित साक्ष्य मिलता है वो एरन अभिलेख में मिलता है, और उसके जो शासक हैं वो भानुगुप्त थे। ठीक है, अब सातवाहन राजा, सातवाहन वंश का नाम है, बताया हमने आपको। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। किस वंश के राजाओं का इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है, वो है आपका सातवाहन वंश, सातवाहन वंश, ध्यान रखेंगे आप। रेशम बुनकर, पुराने समय में कपड़े जो बुने जाते थे वो रेशम के होते थे। जो रेशम बुनकर थे
उनकी जो श्रेणियों की जानकारी है वो किस अभिलेख से प्राप्त होती है? वो होती है मंदसौर अभिलेख से। किस अभिलेख से? मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। और कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम, ये बुर्जहोम कैसा स्थल है? कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल है। कैसा स्थल है? कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल है बुर्जहोम। इससे गर्तावास, गर्तावास मतलब गड्ढा घर, जो गड्ढे में घर होते थे, गड्ढे नुमा घर होते थे, वो गर्तावास का साक्ष्य मिला है। और इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। सोचिए उस समय, उस काल में भी उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, और आज तो है ही, सीढ़ियाँ होती थी। और यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। यहाँ पे जो लोग मर जाते थे, जिनको दफनाया जाता था, अगर उनके पास कोई पालतू कुत्ता होता था तो उसको भी उसके साथ साथ दफनाने की प्रथा इसमें प्रचलित थी। किसमें? ये जो कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम है, यहाँ से गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। और इसी में उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी इस गड्ढा घर में। और इसमें किसका साक्ष्य मिला है? मनुष्य को उसके साथ उसके पालतू कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य या प्रथा आपको मिला है कि इसमें इस तरह की प्रथा प्रचलित थी कि मनुष्य के साथ साथ उसका जो पालतू कुत्ता होगा उसको भी साथ में दफनाया जाएगा। प्राचीनतम सिक्के, यानी पुराने जो सिक्के होते थे, प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे आप सभी, बहुत महत्वपूर्ण है। आहत सिक्के, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था? आहत सिक्के कहा जाता था। और सवाल पूछा जाए कि इसी को साहित्य में क्या कहते हैं, तो साहित्य में प्राचीनतम सिक्कों को कासार्पण कहा गया। क्या कहा गया? प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और अगर पूछा जाए कि प्राचीनतम सिक्के यानी आहत सिक्के को साहित्य में क्या कहा गया, तो कासार्पण कहा गया। क्या कहा गया? कासार्पण कहा गया, ध्यान रखेंगे। सर्वप्रथम सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य, सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? यवन शासकों ने किया। जो यवन शासक थे उन्होंने सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किया, सिक्कों पर। ठीक है, चलिए। समुद्रगुप्त, आप जानते हैं ये समुद्रगुप्त संगीत का बहुत प्रेमी था। और इसका जो प्रमाण मिलता है वो कहाँ से मिलता है? बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। समुद्रगुप्त की जो मुद्रा थी उस पर बीना बजाने वाली जो आकृति थी, उसके मुद्रा से ये पता चलता है कि वो संगीत प्रेमी था। आरिकमेडु, ये आरिकमेडु का पुदुचेरी के निकट, कहाँ? पुदुचेरी के निकट। आरिकमेडु से क्या मिले हैं? रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। कौन से सिक्के? रोमन सिक्के। आरिकमेडु से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। और अभिलेखों का अध्ययन अगर आपसे पूछा जाए क्या कहलाता है, तो वो है आपका एपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी, ध्यान रखेंगे। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी। ठीक है। उत्तर भारत में मंदिर कला की शैली, मंदिर कला की शैली मैं इसके बाद आपको बताऊंगा कि किस किस प्रकार की कला होती थी, मंदिरों की किस प्रकार की कला शैली होती थी, और कौन कौन से शैलियों में कौन कौन से मंदिर बने हुए हैं, मैं आपको सेपरेट बता दूंगा, आपको चिंता नहीं करना है। मंदिर कला की शैली नागर शैली तथा दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली द्रविड़ शैली कहलाती है। इतना अभी याद रखेंगे आप कि उत्तर भारत की जो मंदिर कला शैली है वो नागर शैली है, और दक्षिण भारत के मंदिरों की जो कला शैली है वो द्रविड़ शैली है। नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों की जो मिश्रित मंदिर निर्माण कला की शैली है उसको हम बोलते हैं बैसर शैली। क्या बोलते हैं? बैसर शैली, यानी द्रविड़ शैली और नागर शैली। नागर शैली उत्तर भारत और दक्षिण भारत के लिए, द्रविड़ शैली याद रखेंगे। और द्रविड़ शैली और नागर शैली का जो मिश्रित शैली है वो क्या कहलाता है? बैसर शैली कहलाता है। समझ में आई बात? अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन अगर आपसे पूछा जाए अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है हमारा एपिग्राफी। और उत्तर भारत में जो मंदिर कला की शैली है उस कला शैली को हम क्या बोलते हैं? नागर शैली बोलते हैं। और दक्षिण भारत के मंदिरों की जो कला शैली है उसको हम द्रविड़ शैली बोलते हैं। उत्तर भारत की कला शैली और दक्षिण भारत की कला शैली, उत्तर भारत की जो मंदिर कला शैली है उसको नागर शैली, और दक्षिण भारत की जो मंदिर कला शैली है उसको द्रविड़ शैली। और नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों की अगर मिश्रित मंदिर निर्माण कला शैली बोला जाए तो वो होता है बैसर शैली। क्या होता है? बैसर शैली। अब है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है,
एक मुख्य मंदिर है और उसको 4 सहायक मंदिरों से अगर वो घिरा हुआ है तो उसे हम बोलेंगे पंचायतन शैली। कैसा शैली? पंचायतन शैली। यानी कि एक मंदिर, एक मुख्य मंदिर है और वो 4 अलग अलग मंदिरों से घिरा हुआ है चारों तरफ से, तो उसको हम बोलेंगे पंचायतन शैली। ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से इसको पढ़िए। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख में। शासक कौन थे? भानुगुप्त। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर मिलता है। और रेशम बुनकर की श्रेणियों की जो जानकारी है वो मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। और कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास का साक्ष्य मिला है, गड्ढेघर का साक्ष्य मिला है। इनमें सीढ़ियाँ होती थी और यहाँ पर मनुष्य के उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। और यहाँ पर कौन सी प्रथा प्रचलित थी? मनुष्य के साथ साथ उसके पालतू कुत्ते को दफनाने की भी प्रथा प्रचलित थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था और इसी को साहित्य में कासारपन कहा जाता था। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? यवन शासकों ने किया। और समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। आरिकमेडु जो कि पुदुचेरी के निकट है, वहां से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। उत्तर भारत में मंदिर कला की शैली नागर शैली कहलाती है और दक्षिण भारत के मंदिर कला की शैली द्रविड़ शैली कहलाती है। नागर शैली और द्रविड़ शैली की जो मिश्रित मंदिर निर्माण कला शैली है उसको हम लोग बैसर शैली कहते हैं। और जब मुख्य मंदिर 4 अलग अलग मंदिरों से, छोटे छोटे मंदिरों से, जो सहायक मंदिर होते हैं उनसे जो घिरे होते हैं, उसे हम उस तरह के मंदिरों को, उस तरह की कला शैली को हम पंचायतन शैली कहते हैं। ये आपके हो गए ये शैली। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। इसको ध्यान से आप सभी लोग अपने नोटबुक में ध्यान से उतार लेंगे और इसको पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब आइए अभिलेख में। अब अभिलेख, विभिन्न अभिलेख और उनके कौन कौन शासक हैं, ये आपकी जानकारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा। जो हम आपको अभी बताए कि मंदसौर अभिलेख बताए, जूनागढ़ अभिलेख बताए, जो भी अभिलेख बताए उसके बारे में, उसके शासक की जानकारी होनी आपके पास काफ़ी महत्वपूर्ण है। और चलिए, ये आपका इस पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी का ये चैप्टर का ये लास्ट है। इसको ख़त्म कर देंगे तो ये पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जो जानकारी है वो ख़त्म हो जाएगा। और अगली वीडियो में हम आपको नागर शैली, द्रविड़ शैली, अगली वीडियो में हम बताएंगे आपको कि जो आपका उत्तर भारत में मंदिर निर्माण कला शैली है, दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण कला शैली है, और उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मंदिर निर्माण कला शैली का जो मिश्रित मंदिर निर्माण कला शैली है जिसको बैसर शैली कहते हैं, और पंचायतन शैली। यानी आपको द्रविड़ शैली, बैसर शैली, पंचायतन शैली, जिस भी शैली का आपको मंदिर है और वो मंदिर कहाँ स्थित है, उन सारी बातों की जानकारी हम स्पेशल वीडियो में दे देंगे, वो आप ध्यान से देख लेंगे। चलिए अब आप देखिए महत्वपूर्ण अभिलेख। ये जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख तिथि रहित है, मतलब इसमें तिथि नहीं है हाथी गुम्फा अभिलेख में। और इसके जो शासक थे कौन थे? कलिंग राज खारवेल। कौन? कलिंग राज खारवेल, कलिंग राज खारवेल। और हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें किस बात की जानकारी मिलती है? हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें किस बात की जानकारी मिलती है? सर्वप्रथम भारतवर्ष का इसी में वर्णन हुआ था। मैंने बताया अभी आपको पीछे कि सर्वप्रथम जो भारतवर्ष का वर्णन मिलता है वो हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है, जो कि तिथि रहित अभिलेख है। आपको सवाल पूछेगा कि इसमें से तिथि रहित अभिलेख कौन सा है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख है। शासक कौन है? तो कलिंग राज खारवेल। शासक कौन थे? कलिंग राज खारवेल। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा जूनागढ़ अभिलेख। ये जो जूनागढ़ अभिलेख है इसको हम लोग गिरनार अभिलेख भी कहते हैं, और इसके जो शासक हैं वो हैं रुद्रदामन। जूनागढ़ अभिलेख के शासक कौन है? वो है रुद्रदामन। और नासिक अभिलेख के कौन है? वो है गौतमी बलश्री। और प्रयाग स्तंभ लेख के कौन है? समुद्रगुप्त। ऐहोल अभिलेख के कौन है? पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख के कौन है? मालवा नरेश यशोवर्मन। नरेश मीन्स होता है या राजा, और ये मालवा के राजा थे, उस राजा का नाम था यशोवर्मन। मालवा राज्य का नाम है, नरेश मीन्स राजा, यशोवर्मन उनका नाम है। ये जो ग्वालियर अभिलेख है, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, राजा का नाम भोज है, नरेश मीन्स राजा, और प्रतिहार ये वंश का नाम है, ध्यान रखेंगे। भीतरी व जूनागढ़ जो अभिलेख है वो स्कंदगुप्त उसके शासक थे, और देवपाड़ा अभिलेख जो है वो बंगाल शासक विजयसेन इसके शासक थे, देवपाड़ा अभिलेख के। तो ये सारे आपके महत्वपूर्ण अभिलेख हो गए जो आपकी जानकारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर एक एग्जाम में पूछा जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
भीतरी अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती थी, इसके पीछे हमने बताया कि भारत पर जो हुनों का आक्रमण हुआ था वो भीतरी अभिलेख से प्राप्त होता है। ये हमको साक्ष्य मिला है कि भारत में जो हुनों का आक्रमण हुआ था वो भीतरी अभिलेख से होता है। भीतरी अभिलेख से आपको हमें जानकारी मिलती है। और इसके जो शासक हैं वो कौन थे, वो हैं स्कंद गुप्त। एक और शासक लिख लीजिए आप, एक और आप अभिलेख लिख लीजिए, वो है आपका एरन अभिलेख, जो इसके पीछे हमने आपको बताया एरन अभिलेख। एरन अभिलेख, एरन अभिलेख। एक और अभिलेख आप लिख लीजिए, वो था एरन अभिलेख, और जिसके शासक कौन थे, भानुगुप्त। मैंने इसको पिछले अभी जो बताया मैंने पीछे भी इसको लिखा है, लेकिन फिर भी आप एक बार लिख लीजिए। ये जो एरन अभिलेख हैं उसके शासक कौन है, उसके शासक हैं भानुगुप्त। याद रहेगा आपको, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ स्पष्ट तौर से। हाथी गुम्फा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख है और उसके शासक हैं कलिंग राज खारवेल। जूनागढ़ अभिलेख, जिसको हम गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं, उसका शासक रुद्रदामन। नासिक अभिलेख के गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख के समुद्रगुप्त। ऐहोल अभिलेख के पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख के मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख के प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख के स्कंदगुप्त। देवपड़ा अभिलेख के बंगाल शासक विजयसेन। और एरन अभिलेख के भानुगुप्त। एरन अभिलेख के भानुगुप्त। तो याद रखेंगे, हाथी गुम्फा के कलिंगराज खारवेल, जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख के रुद्रदामन, नासिक अभिलेख के गौतमी बलश्री, प्रयाग स्तंभ लेख के समुद्रगुप्त, ऐहोल अभिलेख के पुलकेशिन द्वितीय, मंदसौर अभिलेख के मालवा नरेश यशोवर्मन, ग्वालियर अभिलेख के प्रतिहार नरेश भोज, भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, देवपड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन और एरन अभिलेख भानुगुप्त। तो ये सारे आपके अभिलेख हो गए और इसके शासक हो गए। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी। मैंने अपनी तरह से इसको अच्छे तरीके से समझाने का आपको हमने प्रयास किया है, और आप इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने का भी कोशिश करिए, इसको याद रखने की कोशिश करिए। आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि मैं ये पढ़ करके याद कर लूँगा। जब मैं आपके लिए इतना मेहनत कर सकता हूँ, यहाँ पे लिख करके मैं आपको बता सकता हूँ, आपके लिए जब मैं पढ़ सकता हूँ, तो आपको देखने में और लिखने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप मेहनत करना सीखिए, आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। और 23 तारीख से क्लास खुलेगा, तो आप सभी फिर से एक नए जोश के साथ, उत्साह के साथ हमारे साथ तैयारी में लगेंगे। चलिए, आज के लिए आपको यहीं पर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बाय।